जब इखलाक ख़त्म होता है तो इंसान सिर्फ गुनाह नहीं करता, वो दरिंदा बन जाता है। आज की वीडियो उन तमाम सारिफिन के लिए जो हमें इखलाकियात से दूर करके एथिक्स के हवाले करना चाहते हैं, जो कहते थे कि मोरल वैल्यूज़ रिलेटिव होती हैं, जो कहते थे राइट और रॉन्ग कल्चर डिसाइड करता है। और सबसे खौफनाक बात, ये सब कुछ एलीट के कमरों में हो रहा था। इस्लाम ने हमें सिर्फ कानून नहीं दिया, ज़मीर भी दिया है। एथिक्स लिखी जा सकती है, इखलाक लिखा नहीं जाता, वो दिल में होता है। आज के दौर में भी यही कहा गया कि जब तक कंसेंट है सब कुछ ठीक है। एप्स्टीन ने भी यही कहा था। जेफरी एप्स्टीन एक नाम नहीं था, वो एक नेटवर्क था। जजेस, पॉलिटिशियंस, बिलियनर्स, सब कोई उसके जेब में थे। सब के सब उसके सिस्टम का हिस्सा थे। और जब उसे सजा होने वाली थी तो सिस्टम ने उसे या तो मार दिया या मरने दिया। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं एक ऐसी कहानी पेश करने के लिए जो कि फ्रॉम रैग्स टू रिचेस भी कहला सकती है, या पावर कॉरिडोर्स में बैठकर अपने इख्तियारात का ऐसा इस्तेमाल करना कि आपके सारे गंदे काम ढक जाएं और छुप जाएं। आज हम बात करते हैं जेफरी एप्स्टाइन के हवाले से। जेफरी एप्स्टाइन एक ऐसा किरदार है जो कि आजकल हर जगह बहुत मशहूर है, लेकिन कुछ केसेस थे इसके हवाले से वो दब गए, ख़त्म हो गए। इस पर भी बात करेंगे कि वो केसेस क्यों ख़त्म हो गए, क्यों दब गए, क्यों उनके ऊपर जो है वो मट्टी जम गई उन सारी केसेस की फाइल्स के ऊपर, और कैसे अचानक से ये सारे केसेस उठे और इन पे बात होना स्टार्ट हो गई। और अगर हम बात करें इनके करियर के हवाले से तो हमें ये पता है कि जनाब वॉज अ कॉलेज ड्रॉप आउट, बट जनाब ने मैनेज कर लिया टू गेट अ जॉब इन डॉल्टन स्कूल, जो कि एलिट्स का स्कूल माना जाता था, जहाँ पे वो मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाया करते थे। जब अपने ये जॉब के दौरानिए में वहां पे मौजूद थे तो वो सिर्फ एज अ टीचर काम नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने कनेक्शंस भी बिल्ड कर रहे थे। इन्होंने अपने कनेक्शंस को बिल्ड करते करते इतना स्ट्रांग कर लिया, वहां पे एस ग्रीनबर्ग फैमिली के साथ इनके ताल्लुक बड़े अच्छे हो गए, जिसके नतीजे में बियर स्टर्न्स कंपनी के अंदर उन्होंने एक जॉब हासिल की एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। जब उन्होंने वो जॉब हासिल की तो ही वॉज वेरी गुड विथ कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस बड़ी अच्छी किया करते थे और उन्हें अंदाजा हो गया कि ब्रोकरेज मार्केट और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग किस तरीके से चलती है। फिर 1988 में जनाब मैनेज करते हैं, अपनी कंपनी बनाते हैं और लेस्ली वैक्सनर जैसे क्लाइंट्स को कैप्चर कर लेते हैं, लियोन ब्लैक जैसे क्लाइंट्स को कैप्चर कर लेते हैं। जनाब अपनी कंपनी का एक उसूल रखते हैं। उस उसूल के अंदर वो ये बात करते हैं कि मेरे पास जो भी बंदा इन्वेस्ट करने आएगा वो एक खास सर्टेन अमाउंट के साथ आएगा। 1 बिलियन की अमाउंट जो है वो उसने मुख्तस की थी, जिसके नतीजे में लेस्ली वैक्सनर साहब ने जनाब को एक मेंशन भी गिफ्ट किया था और अपनी कंपनी का इनको पावर ऑफ अटर्नी भी जो है वो थमा दी थी उसके हाथ में। इवेंचुअली जनाब के पास पैसा आ जाता है, पावर आ जाती है, कनेक्शंस बिल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि एक्चुअली वो चाहता था कि उसके पास बिल्ड हो ताकि वो अपने गंदे कामों को कर सके और अपने सारे गुनाहों को ढांप सके। यही बात जब फिर 90s के अंदर हम देखते हैं तो 90s में जनाब बड़ा ही अपने आप को डेवलप कर देते हैं इकोनॉमिकली, और अपने साथ एक पार्टनर को मिला लेते हैं, जो कि एक्चुअली एक इत्तेफाक नहीं, एक प्लानिंग होती है, जिसको आप आजकल गिलेन मैक्सवेल के नाम से जानते हैं। शी वॉज एक्चुअली अ डॉटर ऑफ बॉब मैक्सवेल के नाम से आप उनको जानते हैं, जो कि एक मीडिया मोगुल थे बरतानिया के अंदर। लेकिन उनके लिए भी कुछ चीज़ें जो है वो अनकवर हुई हैं, तो पता चला है कि ही वॉज अ ट्रिपल स्पाई या डबल स्पाई कह लीजिए, जो कि यूएस और इसराइल के लिए काम किया करते थे। इवेंचुअली जनाब ये जो एप्स्टीन साहब हैं इनको एक पावर के साथ साथ अपना जो है एक रिकग्निशन भी मिलना स्टार्ट हो जाती है, और साथ ही साथ जब हमें ये पता चलता है कि 90s के अंदर ये पार्टीज थ्रो किया करता था यूएस के अंदर, उस पार्टीज का मेजर मकसद ही सिर्फ ये हुआ करता था कि ये जितने भी पावरफुल लोग हैं वो इसकी पार्टीज पे आए और ये अपनी पावर के डोमेन को बढ़ाता जाए। इवेंचुअली करते करते जनाब प्राइवेट जेट्स भी ले लेते हैं, और फिर 1998 के अंदर लिटिल सेंट जेम्स के नाम से एक आइलैंड भी खरीदते हैं, जिसको आप एप्स्टीन आइलैंड के नाम से जानते हैं। और वहां पे शुरुआत होती है जनाब के कामों की, जिसके बाद केसेस भी खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। और वहां पे पार्टीज सिर्फ आम पार्टीज नहीं होती, बल्कि उन बड़ी पर्सनालिटीज को जो है कम उम्र अंडर 18 जो बच्चियां हैं वो भी उन्हें जो है वो सप्लाई करते हैं। सारी बातें लोगों के सामने आ रही थी, बट अथॉरिटीज खामोश थी। जनाब नई सदी आ जाती है, उसके बाद एप्स्टाइन साहब के, ट्रम्प साहब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो कोई अच्छे नहीं रहते, ख़राब हो जाते हैं। करते कराते आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो सारे कच्चे चिट्टे हैं वो हमारे सामने अभी इस टाइम पे आके खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे मुकम्मल एक कहानी है। वो कहानी कुछ यूं है कि 2008 में
जनाब के ऊपर जो केस खुला था, उस केस के हवाले से बातें कुछ होना स्टार्ट हो गई, जिसके नतीजे में जनाब को 13 माह की जेल भी हुई थी। और उस जेल के जरा आप निराले जो है वो कवानीन देखिए कि जो अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग होते हैं। एप्स्टाइन साहब को 13 महीने की जेल थी, जिसमें हर हफ्ते के 6 दिन वो जेल में रहेंगे और उस हर दिन के तकरीबन 12 घंटे उनको अलाउ किया गया कि भाईजान आप जाइए, अपने काम वगैरह कीजिए, अपना कारोबार संभालिए और फिर आप बाकी टाइम आके जेल में आराम कीजिए। और वो भी कोई आम जेल नहीं थी, बाकायदगी से हाई क्लास हाई प्रोफाइल जेल थी, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर खान साहब को दी जाती है, या पुराने अदवार के अंदर जितने आपके बड़े लीडरान थे उनको जो है वो प्रॉपर सेटिंग के साथ एक जेल मुहैया की जाती थी। वही किस्म की जेल एप्स्टाइन साहब को दी गई थी। लेकिन जब एप्स्टाइन साहब के ऊपर जो चार्जेस जो लगाए गए थे वो माइनर यानी कि अंडर 18 जो है वो गर्ल्स के साथ जिनसी इस्तेहसाल के जो चार्जेस लगाए गए थे वो किस्म के बड़े संगीन चार्जेस थे, फिर भी जनाब को बड़ा एक जो है ना स्पेशल तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। इसके पीछे इसके हवाले से सवाल उठना स्टार्ट हो गए कि ये अचानक से क्या हो गया है हमारे सिस्टम को, हमारी अथॉरिटी को, कि वो इतने हीनियस ऑफेंडर को, इतने सीरियस किस्म के क्राइम करने वाले को इतनी प्रोटेक्शन दी जा रही है। और उस 13 महीने की जेल के अंदर भी आपने देखा क्या किस्म की जो है वो सिनेरियो था, बड़ा ईजिंग माहौल उसके लिए जो है वो प्रोवाइड किया गया था। इस हवाले से हमें ये चीज पता चलती है कि दुनिया की एक ऐसी हकीकत है, ताकत और पैसा, कि आपको किसी भी किस्म के गुनाह से बचा सकती है। 2008 के इस कंट्रोवर्शियल प्ली डील के बाद जो मेजर सिनेरियो हमें नजर आता है, दैट इज आफ्टर 2015 एंड 16, जब मायामी हेरल्ड की इन्वेस्टिगेटिंग जो रिपोर्टर थी उन्होंने इस स्टोरी को कवर किया और फिर चीजें आहिस्ता आहिस्ता अनकवर होना स्टार्ट हुई, जिसके नतीजे में वर्जीनिया जॉफरी जैसे जो विक्टिम्स हैं वो भी सामने आए और फिर उन्होंने आवाज उठाई और कहा कि ही शुड बी पनिश्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स, जो उसने की हैं, वो भी अंडर 18 बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेहसाल जो उसने किया है, प्लस साथ में उसने जो सप्लाई की है बाकी जो है वो बड़े पावरफुल लोगों को। साथ ही साथ गिलेन मैक्सवेल के लिए भी जो है वो यही सेम सिमिलर चीज कही गई कि जनाब शी यूज्ड टू फैसिलिटेट ऑल द थिंग्स फॉर जेफरी एप्स्टाइन। इवेंचुअली 2018-19 के अंदर जनाब को कन्विक्ट किया जाता है और अचानक से एक दिन पता चलता है कि जब ये अपनी सजा काट ही रहे होते हैं तो वहां पे जनाब जो है ना मुबैना तौर पर खुदकुशी कर लेते हैं। उनकी जो है वो मौत जो है वो वाक़ई हो जाती है। और फिर जब चीज़ें अनकवर होती हैं मजीद तो पता चलता है कि जी उस सेल के अंदर जहाँ पे उन्होंने खुदकुशी की थी काफ़ी टाइम तक, तकरीबन 4-5 घंटे तक कोई भी नहीं गया, कैमरास बंद थे, सिनेरियो अजीब था। तो फिर भी ये सवाल पैदा होता है, जाहिर सी बात है कि जी इसकी जो डेथ है वो हुई कैसे, सुसाइड किया कैसे, आखिर मामला था क्या। लेकिन यही सारी बातें हैं एक्चुअली जो सवाल उठाती हैं कि पहले जब वो जिंदा था तो उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा था, जब उसकी डेथ का वक्त आया उस टाइम भी उसके इर्द गिर्द कोई मौजूद नहीं था और सारी कैमरास जो है वो बंद थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्या कोई बिगर चीज जो है वो नजर आ रही है जिसको छुपाने के लिए ट्रम्प साहब ये खुद करवा रहे हैं, क्योंकि इस फाइल्स को अनकवर करवाने का फैसले के अंदर ट्रम्प साहब खुद भी इन्वॉल्व थे, इलॉन मस्क साहब भी इन्वॉल्व थे, लेकिन इवेंचुअली उनके नाम भी इस कंट्रोवर्शियल फाइल्स के अंदर जो है वो सामने आ चुके हैं। चंद अगर नाम अगर मैं आपके सामने रखूं जो इस फाइल्स के अंदर आए हैं तो उन बड़े नामों में हमारे पास लेस्ली वैक्सनर जैसे नाम होते हैं और डोनाल्ड ट्रम्प जैसे नाम है, इलॉन मस्क जैसा नाम है, फुटबॉलर्स, क्रिकेटर्स, यू नेम इट, एंड प्रिंस एंड्रयू का नाम है, और साथ में और बहुत सी पर्सनालिटीज आपके सामने जो है वो इहूद बुराक जैसी पर्सनालिटीज इनके सामने जो है वो हमारे सामने आती हैं। विक्टिम्स मारिया फार्मर, एनी फार्मर और जिल हाथ और वर्जीनिया जॉफरी जैसे विक्टिम्स हमें नजर आते हैं कि जनाब वो सामने आके इसके वाले से डिस्कशन करते हैं। जो वर्जीनिया जॉफरी थी खैर उन्होंने तो सुसाइड भी कर ली, लेकिन उसके अलावा जितने विक्टिम्स हैं वो अब डिमांड कर रहे हैं कि अगर आपने फाइल शो की हैं तो मुकम्मल तौर पर जो है वो शो करें। वक्तन फ़वक्तन हर महीने हर दूसरे तीसरे हफ्ते एप्स्टीन फाइल्स को जो है वो रिलीज किया जा रहा है, लेकिन सवालात इससे बढ़ते जा रहे हैं कि आखिर इसके पीछे है कौन। ट्रम्प साहब खुद तो नहीं चाहेंगे अपने आप को बसाना, लेकिन खैर इन सवालात को हम देखेंगे वक्त के साथ कि क्या जो है वो चीज़ें हमें इसके हवाले से नज़र आती हैं। बट माइंड यू समथिंग बिगर इज अबाउट टू हैपन। एप्स्टीन साहब के हवाले से अगर आपको बताएं तो उनका कनेक्शन जो मैंने आपको बताया बॉब मैक्सवेल साहब के साथ, वो हमें ये भी इंडिकेट करता है कि जनाब वॉज एक्चुअली अ डबल स्पाई, जिसकी वजह से इन सारी फाइल्स को उनके जिंदा होते हुए नहीं शो किया गया। यानी कि वो इतने पावरफुल थे जैसे कि वो इसराइल की मोसाद के लिए भी काम कर रहे थे और साथ में यूएस की CIA के लिए भी काम कर रहे थे, यानी कि एज अ डबल एजेंट वो काम कर रहे थे।
साथ में उनके पीछे बॉब मैक्सवेल का भी हाथ था, जो खुद भी एक डबल स्पाई थे। अब चंद कंट्रोवर्सीज रिसेंटली भी कि जी एप्स्टाइन साहब अभी भी जिंदा हैं, क्योंकि उनकी मुबैना मौत का जो वकुआ हुआ था उसके दौरान कोई भी वहां पे मौजूद नहीं था, तो लिहाजा उसको सेफ पैसेज देके वहां से निकलवा दिया गया। बड़ी कंट्रोवर्सीज हैं, बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरीज नजर आ रही हैं। जो कुछ पिक्चर्स भी जो है वो जनाब की नजर आ रही हैं कि वो गालिबन तल अवीव के अंदर घूम रहे हैं और बड़ी दाढ़ी बड़े बाल के साथ। लेकिन अगेन उसमें कोई भी चीज़ जो है वो हमें प्रॉपरली इसलिए नहीं पता क्योंकि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। अभी भी खैर इसके हवाले से इन्वेस्टिगेटिंग जो जर्नलिस्ट हैं वो उस पर काम कर रहे हैं और हमारे लिए वो हकीकत को सामने लेकर आएंगे और हम भी उस हवाले से चीज़ों को रिपोर्ट करेंगे। हाउएवर जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सारी डिस्कशन से हमें पता चलती है, जो हमारे लिए मेजर सबक है, दैट इज़ आप पाकिस्तान में हो, आप वेस्ट में हो, आप ईस्ट में हो, बीट साउथ एशिया, व्हाटएवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू आर इन, कानून आपके लिए बराबर नहीं है। कानून हमेशा ताकतवर के लिए अलग, आपके लिए और गरीब के लिए अलग। ये सिमिलर सिचुएशन हमें हमेशा नजर आती है। वेस्ट वाले तो हमेशा जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, जो आजकल के इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके लिए ये जो है वो कहा करते थे कि जनाब यहाँ पे तो सिस्टम फॉलो नहीं किया जाता, यहाँ पे ऐसे मामलात ही नहीं है कि जो अपने आप को एक प्रोग्रेसिव स्टेट्स या वो जो इस्लाम का एक गोल्डन पीरियड था वहाँ तक पहुँचा सके। लेकिन देखिए उनकी हिपोक्रेसी देखिए कि वो खुद किन चीज़ों को छुपा रहे हैं। इससे बेहतर मैं यहाँ पे लाजमी इस्लामिक टच देना चाहूँगा इस हवाले से। उसकी वजह ये है कि इस्लामिक टच वैसे ही पाकिस्तान में बड़ा जो है वो बदनाम समझा जाता है, लेकिन मैं इस बात को इस्लामिक टच इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि आप देखिए जब भी कंट्रोवर्सी, कोई भी ऐसी बात तो दहशतगर्दी के हवाले से हो या कोई भी ऐसी चीज़, हम उस चीज़ को कंडेम करते हैं, लेकिन वेस्ट हमेशा इस्लामोफोबिया जो है वो फैलाता है इस सारे नैरेटिव के ऊपर कि जनाब ये देखिए ये सारा आपका इस्लाम क्या रहा है, माइनर्स के साथ जो है वो मैरिज करने की बात कर रहा है। आप खुद देखिए जाके, जिस शख्स को सिस्टम प्रोटेक्ट कर रहा था वो शख्स खुद माइनर्स के साथ जिनसी इस्तेहसाल कर रहा था और साथ में वो दूसरे लीडरान, बाकायदगी से लीडरान, बिल क्लिंटन जैसे, ट्रम्प साहब जैसे, प्रिंस एंड्रयू जैसे, इन लीडरान को वो माइनर सप्लाई किया करता था। अब यहाँ पे हमें इस्लाम की असल रूह भी समझ आ गई कि इस्लाम लोगों को हया भी सिखाता है, इस्लाम लोगों को जिना से भी बचाता है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि इस्लाम ने सबके लिए एक ओपन एंडेड चीज़ रखी हुई है कि भाईजान आप लोग सर्टन लिमिट्स में सर्टन चीज़ों को अप्लाई करें ताकि आप लोग अपनी भी हिफाजत करें और आगे वाले की भी हिफाजत करें। खैर ये सारी बातें हैं जिसके हवाले से एक कथारसिस भी था कि जनाब वेस्ट हमेशा से इस्लाम को बुरा भला कहता है, बट आज देख लीजिए वेस्ट के जो है वो दर्जात हमें नज़र आ गए हैं, ख्वाह वो रूल ऑफ लॉ की बात हो, ख्वाह वो मोरालिटी की बात हो। जेफरी एप्स्टाइन साहब तो मर गए, लेकिन सवाल यह है कि इस सारे मामलात के पीछे आखिर है कौन। ये जेफरी एप्स्टाइन साहब के हवाले से जो फाइल्स रिलीज़ हो रही हैं ये सवालात बहुत छोड़ रहे हैं, लेकिन इन सवालात को आहिस्ता आहिस्ता कवर करने की कोशिश भी की जाएगी। अब देखते हैं मजीद इस हवाले से क्या होता है। सच की सबसे जो अच्छी बात होती है कि वो ये है कि वो लोगों को सबके सामने ला के खड़ा कर देता है, लेकिन ये बात याद रखिए कि आधा सच पूरे झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। शुक्रिया।